नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। आज दूसरे चरण का मतदान 88 सीटों पर 13 राज्यों में हो रहा है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों के 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज की और मतपत्र मतदान प्रणाली पर लौटने की याचिका भी खारिज कर दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 26 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुस्लिम अधिकार टिप्पणी और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तीखा हमला बोला। देखते हैं खबरों को विस्तार से। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जेकब बस्ट ने स्मार्ट सिटी ऑफिस में बने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वॉर रूम का औचित्यपूर्ण निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली कि कंट्रोल सिस्टम में कितनी शिकायतें आई हैं। इसके बाद आज नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने सुबह 8 बजे से कंट्रोल रूम में बैठकर कंट्रोल रूम में खुद मॉनिटरिंग किया और सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि शाम तक सभी शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए। शिकायतों के अवलोकन के दौरान मंडलायुक्त अमरेंद्र प्रताप द्वारा कंट्रोल रूम में आई शिकायतों का समाधान गुणवत्तापूर्वक न करने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। इस वक्त मैं लखनऊ के स्मार्ट सिटी पर ऑफिस पर मौजूद हूँ। आपको आज मैं दिखाऊंगा कि लखनऊ नगर निगम में जो शिकायतें होती, जो जन समस्याएँ होती हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। आज मैं आपको उसी कंट्रोल रूम में ले चलूँगा। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा वहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से जो शिकायत होती हैं वो कैसे रिजॉल्व होती हैं। क्योंकि कल जिस तरीके से आम जनमानस की शिकायतें होती वो लगातार बढ़ती जा रही थी, इसी को लेकर कल मंडलायुक्त ने लगातार फटकार लगाई और उसके बाद आज नगर आयुक्त सुबह 8 बजे से लगातार जो जनता की शिकायतें थी उसको रिजॉल्व करने के लिए स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में मौजूद थे। ये कंट्रोल रूम में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। जो लोगों की शिकायतें आती हैं वो यहीं से कंट्रोल की जाती थी। आम जनमानस के किसी सीवर की समस्या हो, लाइट बंद हो या और किसी के रोड ख़राब हो, किसी की शिकायतें हो, यहाँ से पूरी ये देखिए डिजिटल स्क्रीन्स लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन्स लगाई गई हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर कैसी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर आती हैं और लगातार पूरी टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है। डिजिटल के थ्रू यहाँ पर शिकायत आती है, ऐप के थ्रू आती है, वन ऐप के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू शिकायत आती है। मैं जो वहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। नहीं, हम लोग जो ये वैसे रेगुलर करते हैं, लेकिन आज जो इसको किया है कि पिछले 6 मंथ का हम एक रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 15 इंडिपेंडेंट लोग बुलाए हैं जो नगर निगम से पूरी तरह वाकिफ़ है, वेल ट्रेंड है। वो जितनी कंप्लेंट्स है उसमें से एक सैम्पल साइज से कॉल बैक करके उसकी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं और जिन जिन कर्मचारी या अधिकारियों ने गलत कंप्लेंट को रिड्रेस किया है, जहाँ क्वालिटी को नहीं इंश्योर किया है, जहाँ बहुत लेट एड्रेस किया है, जहाँ अभी नहीं किया है, तो उन पे जो कार्रवाई की जा रही है। कल एक जेई पे कार्रवाई की गई है, जोन 8 में अमरिंदर करके जेई थे जो तैनात है जलकल के, उनके द्वारा सीवर की कंप्लेंट जो है 9 दिन से पेंडिंग थी, उस पर कार्रवाई की गई और एक कंप्लेंट में उन्होंने जो फ़ोटो लगाई थी वो कंप्लेनेंट की जो एप्लीकेशन है उसी को लगा दिया था। तो जो उनका ये जो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है अपने काम के प्रति, उसके लिए उनको दंडित किया गया। तो एक ये चीज़ है। उसके साथ साथ एक ट्रेनिंग का पार्ट चलाया गया कि सारे कर्मचारियों को ट्रेनिंग की जाए कि आपको किस तरह से एक एम्पैथेटिक मैनर में एज ए पब्लिक सर्वेंट वर्क करना है और किस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम वर्क करता है, किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है और एक प्रॉपर एंड टू एंड सोल्यूशन देने का जो है हम लोग यहाँ से मैकेनिज़्म तैयार किया। इसमें ये है कि जैसे हमारा एक चेन है, सुपरवाइजर से स्टार्ट होती है, फिर जेई, एई, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसके बाद चीफ इंजीनियर है,
फिर उसके बाद एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर है, फिर लास्ट में म्यूनिसिपल कमिश्नर आते हैं। तो हमने इसकी जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है उसको पूरा लिंक किया हुआ है और कल उसको ही चेक किया गया था। तो जो एस्केलेशन जो है टाइम बाउंड हो और जो हमारा सर्विस लेवल बेंचमार्क है उसको टाइम से पूरा किया जाए, उसको वायलेट न किया जाए। अगर वायलेट होता है तो उस पर कार्रवाई हो, उसी के लिए ये वक्त चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर जो ऑपरेटिंग टीम है, मैम आपका क्या नाम है? लक्ष्मी तिवारी सर। किस पोस्ट पर है आप? सर मैं ऑपरेटर हूँ यहाँ पे। यहाँ पर जो लोगों की जन समस्याएं होती हैं उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं? एक दिन में कितनी शिकायत आ जाती हैं? सर एक दिन में अगर लगभग सभी लोगों की पूछी जाए तो 200 से 250 कंप्लेनें यहाँ पे प्रति मतलब आवर्स मतलब अकॉर्डिंग टू आवर्स आती, मतलब 8 घंटे में सर जो भी हम लोगों की शिफ्ट होती है उसमें। कितनी शिफ्ट में वर्क यहाँ पर? सर ये 24/7 है, 3 शिफ्ट में होता है सर। मॉर्निंग से शुरू होता है 6 o'clock से, ये नाइट में भी रहता है वर्क। जो लोग जन समस्याएं जो लोगों की रहती हैं उनकी शिकायतें कैसे कैसे आती? व्हाट्सएप से आती है? सर हमारे पास व्हाट्सएप से भी आती है, हमारे यहाँ इंटरनेट से भी आती है, हमारा क्लाउड आईडी है, वहाँ से भी कॉल्स आती हैं। कंप्लेनर यहाँ पे कॉल करते हैं, रिसीवर से भी कॉल्स आती हैं। नगर निगम की जो भी समस्या है किसी भी प्रकार की, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की हो, सीवर की हो, गंदगी की हो या डेथ एनिमल की, वो सारी कंप्लेनें यहाँ से रिजॉल्व की जाती हैं सर। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ एक यहाँ पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे बात करते हैं। उनका क्या कहना है, वो कैसे इस चीज़ को पूरा कंट्रोल करते हैं? क्या नाम है भाई? मेरा नाम नवनीत चौधरी है, मैं सिविक सॉल्यूशंस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। यहाँ पर जो शिकायतें हैं लगातार, उसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं? क्योंकि ऐसी कभी कभी सिचुएशन भी आ जाती है जो पैनिक हो जाती है, आप लोगों को करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको कैसे देखते हैं? कि यहाँ पे जो शिकायतें आती हैं वो कई माध्यमों से आती हैं, जिसमें ऐप के माध्यम से, वॉइस कॉल सेंटर, पोर्टल के माध्यम से। वो कंप्लेंट सीधे अधिकारियों के 311 ऐप पे असाइन हो जाती है। फिर संबंधित अधिकारी उस लोकेशन पे जाके उस कंप्लेंट का निस्तारण कराता है और उसकी आख्या यहाँ पे प्रस्तुत करता है 311 ऐप के माध्यम से, जो हमारे पास आ जाती है। और सभी कंप्लेंट के लिए हमने एक SLA टाइम समय सीमा दी हुई है, उस समय सीमा के अंदर अधिकारी को उस कंप्लेंट का निस्तारण कराना होता है। तो इस माध्यम से ये जो स्क्रीन्स लगी हैं, इसका क्या पूरा आप कैसे इसको देखते हैं? इसमें क्या क्या चलता रहता है, ये पूरा बताएंगे? इस स्क्रीन के माध्यम से हम लोग कई चीज़ें यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे गार्बेज कलेक्शन, कंप्लेन कितनी आई, कितनी पेंडिंग है, एयर क्वालिटी लखनऊ का कैसा है, सीवरी प्लांट में कितना कूड़ा डंप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस स्क्रीन से हम एक जगह से हम सभी डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग कर लेते हैं। आज सुबह से नगर आयुक्त साहब लगातार इस कंट्रोल रूम में बैठे हैं। सुबह 8 बजे से वो खुद अपने जनता की जो शिकायतें उनको देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप? जी, नगर आयुक्त सर के देखने के बाद से कंप्लेन काफ़ी तेज़ी से निस्तारित की जा रही हैं और कल से अभी तक 2500 कंप्लेनों का निस्तारण कर दिया गया, जिसके लिए सभी अधिकारी आज फील्ड पे, नगर आयुक्त सर के आदेश के क्रम में सभी अधिकारी आज फील्ड पे कंप्लेनों का निस्तारण करा रहे हैं, जिसमें आज सीवर की और मार्ग प्रकाश की कंप्लेनों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके जी, ये थे हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर। इनका साफ तौर पर कहना है कि मार्ग प्रकाश और सीवर की जो समस्या है वो लगातार बहुत ज़्यादा थी, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद आज नगर आयुक्त लगातार यहाँ कंट्रोल रूम से जनता की जो शिकायतें थी उनको रिजॉल्व कर रहे थे, क्योंकि कल यहाँ पर मंडला आयुक्त रोशन जैकब ने यहाँ पर फटकार लगाई थी अधिकारियों की। लगातार जो शिकायतें थी वो पेंडिंग पे थी, अधिकारी लगातार अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे थे, इसी को लेकर फटकार लगाई थी। और आज लगातार जो शिकायतें हैं वो यहाँ से लगातार शिकायतों पर काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की बात कही और इसके बाद सैम और कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी को बैठे बैठे लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा मिल गया। हॉर्नबिल टीवी राजनीतिक संपादक ऋषि भारद्वाज ने इस मुद्दे पर कानून विशेषज्ञ अनुराग दीक्षित से जाना कि आखिर ये विरासत टैक्स क्या है। आइए देखते हैं। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने के लिए जाने जाते हैं और उनको कांग्रेस ने जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी उनकी ये है कि ओवरसीज़ में कांग्रेस के लिए प्रचार करें, कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ें। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि अमेरिका की तर्ज पर भारत में भी विरासत कानून या विरासत टैक्स होना चाहिए। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ साथ उनको भी निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस की तरफ से सफाई आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। ऐसे में आज हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट अनुराग दीक्षित मौजूद हैं, जिनसे हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद।
अनुराग जी, ये बताइए कि जो ये विरासत कानून या विरासत टैक्स की बात आ रही है, आखिर में ये है क्या? एक्चुअली ये सैम पित्रोदा जी ने जो बयान जारी किया है, अमेरिका एक्चुअली 50 राज्यों का कंट्री है, जिसमें से हालांकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉमन रूप से ये कानून नहीं लागू है, सिर्फ 6 स्टेट्स में वहाँ पर लागू है। तो उसमें यही है कि अगर आपने एक अलग अलग स्लैब बने हुए हैं कि इतने संपत्ति अगर किसी ने अर्जित की है तो उसका 55% गवर्नमेंट ले लेती है और 45% उनके उत्तराधिकारियों को वो संपत्ति दी जाएगी। मतलब 100 रुपये के 55 रुपये अगर हैं गवर्नमेंट ले लेगी, 45 रुपये उनके जो लीगल वारिस हैं उनको दिया जाएगा। तो ये हालांकि अमेरिका में मात्र 6 राज्यों में ही लागू है, यही एक विरासत टैक्स है। ये बताइए कि ठीक लोकसभा चुनाव के मौके पर इस तरह का एक बयान आता है, उस पर राजनीति भी शुरू हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि ये भारत को देखते हुए कानून भारत में होना चाहिए, या कभी इसके पहले भी इस तरह की कुछ बातें हुई हैं क्या? हाँ, भारत में इस कानून से मिलता जुलता एक स्टेट टैक्स के रूप में 1956 में एक लागू किया गया था, जिसको कालांतर में 1985 में राजीव गांधी जी, उस समय कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको रिपील कर दिया था। उसके पीछे वजह ये थी, उस ज़माने में भी जो मैंने बताया कि अलग अलग स्लैब था कि 1 लाख तक की संपत्ति पर इतना होगा, 5 लाख की संपत्ति तक इतना होगा, विरासत टैक्स लिया गया यहाँ पर। और लेकिन उस ज़माने में 20 लाख रुपए तक का टैक्स शायद आया था, और मुझे जहाँ तक याद है कि उसको अगर अप्रॉक्सीमेटली माना जाए तो आज के 20 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन उसको रिपील करने के पीछे रीज़न ये हुआ था कि उन 20 करोड़ रुपए की उस समय के 20 लाख रुपए की रिकवरी करने के लिए 20 ही लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। तो ऐसा एक्ट चूँकि हुआ ये, तो उत्तराधिकारियों ने अपने हक की लड़ाई करना शुरू कर दी कि भाई एक हमारी अर्जित संपत्ति है, उसको हम कैसे जो है गवर्नमेंट को दे देंगे। तो ये इस नाते उस समय निकाल दिया गया था। हालांकि कानून में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं, और अपने भारत में भी यहाँ पर हुआ कि जैसे पहले कभी लड़कियों का हिंदू समाज में लड़कियों का हक नहीं हुआ करता था, अब उसको विधवाओं का हक नहीं हुआ करता था, लेकिन अब उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि एग्रीकल्चर लैंड में हो गया, नगर निगम, तो वो एक क्राइटेरिया बनाया गया है। लेकिन ये प्रैक्टिकली यहाँ पर संभव नहीं है। संभव ना होने के पीछे कई रीज़न है, क्योंकि अमेरिका देखिए क्रिश्चियन बाहुल्य देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। कहीं पर जैसे मुस्लिम समाज के लोग हैं तो उनके यहाँ अलग प्रोविज़न है कि महिलाओं को हमेशा आधा मिलेगा, और जो पुरुष हैं मुस्लिम समाज में उनको दुगना मिलेगा। उनमें ये भी है कि 1/3 से ज़्यादा कोई वसीयत नहीं कर सकता। हिंदुओं में ये होता था कि अब तक विधवाओं को और विवाहित लड़कियों को नहीं उनको शेयर दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें बदलाव आ रही। तो यहाँ पर पारसियों का अलग कानून है, सबका अलग। कहने का मतलब ये है कि यहाँ चूँकि ये विभिन्न धर्म और संप्रदायों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, तो सब पर एक समान ये कानून नहीं लागू हो सकता। अमेरिका से अपनी तुलना करना संभव नहीं है, और वहाँ पर भी बहुतायत में नहीं, मात्र 6 राज्य में है। अच्छा, तो ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए एक राजनीतिक मुद्दा मिल गया है? जी भाई, मुद्दा तो मिल ही गया है, क्योंकि अगर आप देखें और सोचें तो आपके ही अगर दादा दादी या नाना नानी कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ सोच के रखे होंगे। सब आप यहाँ तो सब एक दूसरे से लगाव और मोहब्बत मरते दम तक एक दूसरे के लिए कायम रहती है, एक प्यार रहता है। और जो दूसरे जो वो सब देश, जिन देशों की तुलना हम लोग कर रहे हैं, वो लोग तो एक देखा जाए तो जानवरों की तरह है कि जैसे वो बड़े हो गए बच्चे, शुरुआत में वो अपने रास्ते हो गए, माँ बाप अलग हो गए। और यहाँ तो सीनियर सिटीज़न एक्ट तक लाया गया है कि अगर बच्चे अपने माँ बाप को उनकी वृद्धावस्था में उनकी संपत्ति को हड़पना चाहें, हड़प ना सकें, ऐसे कानून भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यहाँ तो हम लोग तो मॉरल और जिसको कहते हैं कि अपने माँ बाप के प्रति या अपने दादा दादी के या उनका हमेशा सम्मान और जुड़ाव हमेशा यहाँ पर रहा ही है ना। तो यहाँ पर ऐसे कानून नहीं हो सकते। हर देश का अलग अलग एक सिस्टम होता है, अलग अलग रहन सहन होता है, एक तरीका होता है। वहाँ सब चीज़ें सब जगह नहीं अप्लाई की जा सकती हैं। तो ये थे हमारे साथ अनुराग, जिन्होंने हमको ये बताया कि आखिर ये कानून भारतीय परिप्रेक्ष्य में आकर सफल क्यों नहीं हो सकता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए लोकसभा चुनाव में बढ़त लेने के लिए एक बेहतरीन मुद्दा मिल गया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। भिलाई शहर के सुपेला थाना क्षेत्र के 5 रास्ता शंकरपारा में 25 वर्षीय दामाद चंद्रभूषण ने अपने ही 55 वर्षीय ससुर ओम प्रकाश राय के ऊपर एयरगन से फायरिंग करके गंभीर रूप से घायल कर दिया है,
घटना के बाद गंभीर रूप से घायल ओम प्रकाश को पास ही लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने प्राथमिक चिकित्सा के बाद प्राइवेट अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद से आरोपी दामाद फरार हो गया है। दामाद ने आखिर क्यों फायरिंग किया, इसका कारण पता नहीं चला, लेकिन मौके पर सुपेला पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। शंकरपारा वार्ड में एक एयर गन चलने का मामला सामने आया है। देखिए, लगभग 7 बजे के आसपास ओम प्रकाश राय हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष है। ये अपने घर में थे। इनका दामाद आपसी विवाद पर से, इनके दामाद का नाम चंद्रभूषण उर्फ बिट्टू सिंह है, जिसने आपसी विवाद पर से एयर पिस्टल टाइप के किसी हथियार से उनको मारा है, जिससे उनके आँख के नीचे चोट आई है और 4-5 स्टिच लगा हुआ है। वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं और स्वस्थ हैं। आरोपी की पतासाजी की जा रही है और मौके पर हॉस्पिटल पहुंच करके देखे और उसमें अपराध कायम करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित को कहाँ भर्ती कराया गया? हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी सुपेला हॉस्पिटल से उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है, तो अभी उस स्पर्श अस्पताल में कैजुअलिटी में है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर डाले गए वोटों का वीवीपीएटी पद्धति के माध्यम से उत्पन्न कागजी पर्चियों से 100% सत्यापन करने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने बैलेट पेपर से मतदान की ओर लौटने की याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को भी खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसने 2 निर्देश दिए हैं। एक निर्देश यह है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए संग्रहित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत द्वारा जारी दूसरा निर्देश यह है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा जांचे जाने वाले ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम को प्राप्त करने का विकल्प होगा। ऐसा अनुरोध उम्मीदवार को घोषणा के 7 दिनों के भीतर करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 26 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुस्लिम अधिकार टिप्पणी और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा SC, ST और OBC के अधिकार छीनकर मुसलमानों को देना है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि SC, ST और OBC का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से
गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, ये कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की उपेक्षा हो, कदापि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की अपेक्षा हो, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर यह साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे। साथ ही ओबीसी के 27% से 6% काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने कोर्ट के कानून को बदलकर एएमयू, जामिया मिलिया जैसे संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किया। 1981 में कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को छीनने के लिए अलग एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल टीवी।